नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर से आ गया है एसएससी एकेडमी, आपकी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए पुनः फिर से आ गया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बिना समय गंवाए हुए हम लेके चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन है, बोल रहा दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी आपका है 8 वर्ष। ठीक है, तो मानव शरीर में दूध जो पचाने की कैपेसिटी है, क्षमता होती है, उसको पचाने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम। उस एंजाइम का नाम होता है रेनिन और दूसरा का क्या नाम होता है, लैक्टस। तो यह जो है आप जानते हैं, आप समझते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है दूध पीता तो उसको दूध पच जाता। आपको अभी बोलेंगे दूध पियो, पचा नहीं पाइएगा, थोड़ा सा पीजिएगा, उसके बाद हालत ख़राब हो जाएगा। अगर आपको बोलेंगे 1 लीटर दूध पी जाओ तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ एक एंजाइम होता है बच्चे को दूध पचाने के लिए, तो उसका नाम होता है रेनिन और लैक्टेस। क्वेश्चन में है यह 2 वर्ष की अवस्था तक क्या होता है, बनता है, उसके बाद बनना बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर है। बात आ गया समझ में, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो देखिए रेनिन जो होता है, रेनिन किसका पार्ट होता है, तो रेनिन तथा पेप्सिन एंजाइम आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाई जाती है। ठीक है, आमाशय से जठर रस निकलता है, उसमें ये पाई जाती है। रेनिन क्या करता है, दूध में घुले हुए प्रोटीन जो होते हैं उसको कैसिनोजेन में परिवर्तित करता है। ठीक है, कैसिनोजेन में बदल देता है। ठीक है, आपका लैक्टस जो है, यह लैक्टस क्या होता है, छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होने वाला रस एंजाइम है। ठीक है, लैक्टस का काम क्या होता है, लैक्टस का काम होता है दूध में जो होता है लैक्टोज, क्या होता है, दूध में होता है लैक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है, यह लैक्टस का काम है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। ऑप्शन ए है वायु शोषण, ऑप्शन बी है अवायवीय शोषण, ऑप्शन सी है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन डी है जल अपघटन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये बोलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले शोषण, तो इसका आंसर हो जाता है वायवीय शोषण। इसने ऐसा बात नहीं बोला, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जल में ऊर्जा निर्मुक्त हो रहा है, इस स्थिति को बोलते हैं जल अपघटन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। बात आ गया समझ में, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज के अणु टूट के क्या बनते हैं, पायरुविक अम्ल बनते हैं। ग्लूकोज के अणु टूट के क्या बनते हैं, पायरुविक अम्ल बनते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको बता दें, जो अनॉक्सी शोषण होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन कम होती है। आप जब दौड़ के आते हैं ना, तो आपके पैर हाथ में दर्द होता है ना, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम उपस्थित होता है, इसलिए आपके जो मसल्स है उसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑक्सीजन की कम उपस्थिति, बिना उपस्थिति में जो शोषण होता है कोशिका में शोषण, ठीक है, तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट होता है, उसके कोशिका में जब ऐसा शोषण होता है बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति, तब क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ ऑप्शन है परख नली में विकसित शिशु, गर्भाशय में निषेचित और परख नली में विकसित भ्रूण, गर्भाशय में निषेचित और विकसित भ्रूण, ऑप्शन डी है पात निषेचन और फिर गर्भाशय में
इसका निषेचन नहीं, निषेचन गर्भाशय में अपरख नली में विकसित भ्रूण, यानी कि जो गर्भाशय होता है वहाँ पे इसका निषेचन हुआ, परख नली में भ्रूण बनेगा, ठीक है, भ्रूण बनेगा, ठीक है, भ्रूण को परख नली में बनाया जाता है, तब बेबी जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान से सुनिए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, विश्व में सर्वप्रथम परख नली शिशु का जन्म कब हुआ, तो इसका जवाब होता है 28 जुलाई 1978 को। कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। तो आपसे कभी कभी यही पूछा जाता है पहला परख नली शिशु का नाम बताइए, तो वह पहले परख नली शिशु का नाम है लुई ब्राउन। क्या है, लुई ब्राउन। तो यह कहाँ था, विश्व की बात किया और इंग्लैंड में था, ठीक है। लेकिन जब भारत की बात किया जाएगा तो भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म हुआ 1986 में। क्या हुआ, 1986 में 6 अप्रैल 1986 को हुआ था। इसका नाम क्या था, इंदिरा। इसका नाम क्या था, इंदिरा। बम्बई में हुआ था, इसका नाम था इंदिरा, ठीक है। बात समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। तो आपको पता है हमारे पृथ्वी की बात किया जाता है, तत्व की बात किया जाता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन। इसमें क्या है, सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो बात किया है, दूसरे नंबर पे होता है वह होता है सिलिकॉन। दूसरे नंबर पे क्या होता है, सिलिकॉन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे होता है एल्युमिनियम। तीसरे नंबर पे क्या होता है, एल्युमिनियम, ठीक है। लेकिन यहीं पर बोला जाए कि हमारे पृथ्वी जो भूप्रपट्टी है, क्रस्ट है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा धातु पाया जाता है वह होता है एल्युमिनियम। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आपका अधातु है, जबकि सिलिकॉन आपका क्या है, सिलिकॉन क्या है, उपधातु। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। तो धातु क्या हो गया, एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा धातु क्या होता है, एल्युमिनियम, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। आप याद कर लिए, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5, कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, लगभग 6400 किलोमीटर है। कितना, लगभग 6400 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर बोल रहा है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट का होता है। ऑप्शन ए है 100,000, ऑप्शन बी है कितना है 10, और उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, कितना लिखा हुआ 10 लाख। उसके बाद लिखा है 10,24,000, उसके बाद लिखा है 10,48,576, ठीक है। तो देखिए, जब हम कंप्यूटर की स्टोरी मेमोरीज पढ़ते हैं, इसमें निश्चित होता है 1024 का गुणज, तो इसमें क्या होगा 1024 किलोबाइट। आपको बता देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह होती है बीट। क्या होती है, BIT, क्या होता है, बीट, ठीक है। कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज इकाई क्या होती है, बीट। बीट से जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, बाइट। बीट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, BYTE, क्या होता है, बाइट, ठीक है। जब ये बाइट होता है जिसको, ठीक है, बाइट में आप आगे बढ़ते हैं तो बाइट को आगे बढ़ाएंगे तो किलो बाइट नहीं, KB उसको बोलते हैं, उसके बाद MB बोलते हैं, उसके बाद GB बोलते हैं, उसके बाद TB बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो आपको बता दें यह जो होता है 8 बीट का क्या होता है, 1 बाइट होता है। 8 बीट का 1 बाइट होता है। ऐसे ही 1024 बाइट को कहते हैं 1 KB, ठीक है। जब 1024 KB होता है तो उसको बोलते हैं 1 MB। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 1 MB, ठीक है। जब 1024 MB होता है तो उसको बोलते हैं 1 GB। यहाँ पर क्या बोला है, 1 मेगाबाइट मतलब MB बराबर बोला है, और कितने KB होगा तो 1024 वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। 1024, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 31। आयोडीन नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है। ऑप्शन ए आपका है, यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह अप टू थायराइड ग्रंथियों में काम को नियंत्रित करता है। यह विषाणु रोगों से शरीर की रक्षा करता है। यह शरीर में जरण प्रक्रिया को मंद करता है, ठीक है। तो आयोडीन नमक, आयोडीन
नमक जो आप खाते हैं वह किसको करता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। आयोडीन किसको करता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो आपको बता दें ये जो थायराइड ग्रंथि है इसको हिंदी में बोलते हैं अवटु ग्रंथि, जो कि लिखा हुआ। इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है वह होता है थायरॉक्सिन। क्या होता है, इससे निकलने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। आयोडीन की कमी से आपको रोग होता है उसको बोलते हैं घेंघा रोग। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए है सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन और सोडियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और आयरन, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम और आयरन। तो गर्भवती महिला में आपको पता है गर्भवती महिला में क्या कमी हो जाता है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाता है। ठीक है, गर्भवती महिला में क्या होता है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए कैल्शियम क्या करता है, आपका हड्डी और दांत को दृढ़ता प्रदान करता है। आयरन से क्या होता है, लोहा से लोहा क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है। तो क्लोरोफिल ऑप्शन ए है बैगनी और रक्त, ऑप्शन बी है इंडिको और नारंगी, ऑप्शन सी है नीला और रक्त, ऑप्शन डी है हरा। देखिए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा, और क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। तो इसलिए हरा रंग को क्या करता है, परावर्तित। कोई भी वस्तु जिस कलर का होता है उस रंग को परावर्तित करता है। ठीक है, तभी वो कलर दिखता है। तो इसका हरा है तो हरा रंग को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। ठीक है, अब आपको बता दें क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल के केंद्रक में मैंने बोला क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, आपका जवाब होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, पत्ती को हरा रंग देता है। ठीक है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना, हेल्प करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है टीनिया सीलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। ऑप्शन ए है सुअर, ऑप्शन बी है आदमी औरत के उदर में, ऑप्शन सी है आदमी औरत के ऊंत में, ऑप्शन डी है आदमी औरत के यकृत में। तो टीनिया सीलियम एक फीता कृमि है। ठीक है, यह क्या है, फीता कृमि है, जो कहाँ रहता है, आदमी और औरत यानी कि पुरुष और महिला जो भी रहता है उसके आंत में रहता है। क्या होता है, उसके आंत में परजीवी के रूप में यह रहता है। ठीक है, और एक ध्यान दीजिए, एक होता है कृमि जो होता है जिसका नाम होता है उचरेरिया। क्या नाम होता है, उचरेरिया। इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, फाइलेरिया। कृमि के कारण होता है उचरेरिया। ठीक है, और छोटे बच्चे की गुदा होता है उसमें एक कृमि रहता है जिसका नाम होता है पिन कृमि। क्या नाम होता है, पिन कृमि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। ठीक है, तो हृदय की एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ गए। अब यहाँ हृदय से संबंधित कुछ बात पढ़ते हैं। आपका जो हृदय होता है, यानी कि मनुष्य का जो हृदय होता है, ठीक है, मनुष्य का हृदय जो होता है वह 4 चेंबर का बना होता है। एक चेंबर यहाँ, एक चेंबर यहाँ, एक चेंबर यहाँ, एक चेंबर यहाँ, यानी कि 2 चेंबर ऊपर 2 चेंबर नीचे बना होता है। ठीक है, नीचे वाला को नीले, ऊपर वाला को आलिंद बोला जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। अब आप पढ़िएगा, ये जो हृदय होता है आपका एक कवर से घिरा होता है। इस कवर को बोलते हैं पेरिकार्डियम, यानी कि हृदय का जो आवरण होता है जिसमें घिरा हुआ रहता है हृदय, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, बात समझ गए। अब हृदय का क्या काम है, हृदय का काम है ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो पूरा बॉडी से, आपके बॉडी से पूरे जो आपका बॉडी होता है इससे ब्लड जो हृदय में आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीरा। उसको क्या बोलते हैं, सीरा। और जब हृदय से निकल के पूरे बॉडी में जाता है उसको बोलते हैं धमनी। उसको क्या बोलते हैं,
धम। ठीक है, बात समझ गए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है, तो खाने वाला सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है NaH, क्या होता है NaH और CO3, क्या होता है CO3, यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहीं पे हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यह H हट जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब आता है ये सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग होता है वह कहाँ कहाँ होता है? तो सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहते हैं, यानी कि कपड़े धोने के रूप में भी काम आएगा। ठीक है, और जल की जो कठोरता होता है उसको दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ करता है? कागज के उद्योग में। ठीक है, अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग आपने देखा खाने वाला सोडा, यानी कि आप घर में जो खाना बनाते हैं उसमें सोडा जो डालते हैं वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकरी उद्योग माने कि बिस्किट केक ये सब बनता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशमन में, अग्निशमन का मतलब जैसे आग बुझाने वाला जो देखते हैं लाल लाल सिलेंडर होता है सिनेमा हॉल में, एक मॉल में, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है, इस CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यह कैसे डाटा करता है स्टोरेज? तो ऑप्शन ए है चुंबकीय, ऑप्शन बी है प्रकाशिक, ऑप्शन सी है वैद्युत, ऑप्शन सी है वैद्युत यांत्रिक। तो यह कैसे डाटा स्टोर करता है? यह प्रकाशिक डाटा को स्टोर करता है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है? ध्वनि होता है, मतलब साउंड भी होता है, और उसके बाद क्या होता है, क्या बोलते हैं, वीडियो होता है, ऑडियो होता है, ये सब क्या होता है? स्टोरेज होता है। ठीक है, बात समझ गए हैं? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ठीक है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य को हम लोग किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम। यह जो आप देख रहे हैं ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे बिंदु है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रम। आपसे पूछ सकते हैं एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पर पावर, कितना होता है? 10 पर पावर -10 मीटर। इसको क्या बोलते हैं? एक एंगस्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? एक एंगस्ट्रम। 10 पर पावर -10 मीटर क्या बोलते हैं? एक एंगस्ट्रम। ठीक है, तो जिस प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ऑप्शन ए क्या होता है? 1300 से 3000, ऑप्शन बी है 3900 से 7600, ऑप्शन सी है 7800 से 8000, ऑप्शन डी है 8500 से 9800 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो जिस प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं इसका होता है 3900 से 7800। कितना होता है? 3900 से 7800। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। 78 नहीं लिखा हुआ है, 76 लिखा हुआ, तो लगभग यही हुआ। तो इसका आंसर क्या हो? 3900 से 7800। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल रंग का। कितना है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल रंग का। सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य है? तो बैगनी रंग का। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना है? यह है 65-63। कितना है? 65-63 गुना 10 पर पावर -10 मीटर, यानी कि 65-63 एंगस्ट्रम है। कितना है? 65-63 एंगस्ट्रम। ठीक है, उसके बाद बैगनी रंग का बोलेगा तो 3969। बैगनी रंग का कितना? 3969 गुना 10 पर पावर -10 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। यह आपके सामने क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन
के साथ साथ उसके साथ रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको क्या किया जाता, एक्सप्लेन किया जाता। सो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो कृपया आप पूरे का पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 कैरेट स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। कहने का मतलब पूछ रहा है 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। ऑप्शन ए कितना है 60, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 90। ठीक है, तो 18 कैरेट का मतलब होता है 75%। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें शुद्ध जो सोना होता है प्योर गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड वह होता है 24 कैरेट का। कितना होता है 24 कैरेट का क्या होता है, प्योर गोल्ड होता है शुद्ध सोना। तो 18 कैरेट कितना हुआ 75% हुआ। ठीक है, 18 कैरेट कितना हुआ 75%। अब आप सोना के कुछ गुण देख लीजिए। तो सोना क्या है, तो धातु में सबसे ज़्यादा क्या है आघात वर्ण है। ठीक है, सोना एवं चांदी आघात वर्ण। ठीक है, मतलब इसको कितना भी पीटिएगा एकदम लमड़ते जाएगा लमड़ते जाएगा लमड़ते जाएगा। ठीक है, आघात वर्ण है। ठीक है, और इसको खींच के तार भी बनाया जा सकता है। और उसके बाद क्या होता है सोना, पहले नॉर्मल सोना जो होता है शुद्ध सोना होता है वह नरम होता है। ठीक है, शुद्ध सोना क्या होता है नरम। इसको कठोर बना, जैसे आप ज्वेलरी की बात करते हैं, आप बोलिएगा कोई ज्वेलरी आपको बना के दे दे जेवर 24 कैरेट का, तो 24 कैरेट का जेवर बनना बहुत मुश्किल, इतना ना नरम होता है तो टूट टाट जाएगा। इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब सोने का अयस्क, सोना का अयस्क क्या होता है, सोने का अयस्क होता है कॉल्बेराइट। सोने का अयस्क क्या होता है कॉल्बेराइट तथा सिल्वेनाइट, यह सोना का अयस्क याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना का अयस्क क्या होता है कॉल्बेराइट और सिल्वेराइट। आपको कमेंट में चांदी के अयस्क के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चांदी के अयस्क क्या होता है आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 40 नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है कि गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक ऑप्शन ए क्या है मीथेन, ऑप्शन बी है इथिलीन, ऑप्शन सी है प्रोपिलीन, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। ठीक है, तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वह है आपका मीथेन। क्या है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है मीथेन। ठीक है, समझ गए। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है कि मीथेन का फॉर्मूला कैसे होता है, यह आपको लिख के दिखाना है। मीथेन का फॉर्मूला कैसे होता है यह आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, बात समझ गए हैं, कमेंट में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, और आपको बताना है इस एथिलीन क्या है और एसिटिलीन क्या है। ठीक है, एथिलीन और एसिटिलीन का भी फॉर्मूला हो सके तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है प्लूटोनियम, ऑप्शन डी है जर्कोनियम। तो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो नहीं के लिए है क्या है जर्मेनियम। ठीक है, जबकि यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम ये सभी क्या है आपके रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है यूरेनियम का जो अयस्क होता है वह क्या होता है, थोरियम का अयस्क ठीक है क्या होता है। ठीक है, यह आपको कमेंट में आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो देखते हैं जब भी आप देखते हैं आप एक बार कमेंट जरूर करें, किसी क्वेश्चन का आंसर दे या गुड मॉर्निंग या हाय, ऐसा कुछ ना कुछ कमेंट, जिससे हमको पता चलेगा आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या पता चलेगा आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। सभी क्वेश्चन के कमेंट में आंसर दिया कीजिए। जब आपको पूछा जाए कि कमेंट में आंसर दीजिए, आप कमेंट में उसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से पूछा जाता है आपके सामने किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से कौन कौन सा किरण निकलता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से आपका अल्फा भी निकलता है, आपका बीटा भी निकलता है, आपका गामा भी निकलता है। अल्फा बीटा गामा किरण इससे निकलते रहता है, उत्सर्जित होते रहता है। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछा कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जब इससे अल्फा बीटा गामा निकलते निकलते इसका कैपेसिटी खत्म हो जाता है कि रेडियो एक्टिव नहीं रहता, तो लास्ट में क्या बनता है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ लास्ट में क्या बनता है शीशा बनता है। क्या बनता है शीशा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बनता है शीशा में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
रडार रडार का आविष्कारक कौन है? रडार का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है J.H. वान स्टेंसले, विलियम ए रॉन्टजन, P.T. पार्सवर्थ और डी है A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। ठीक है, तो रडार का जो आविष्कार किए थे, रडार का आविष्कार किए थे टेलर एवं यंग। कौन किए थे? टेलर एवं यंग ने रडार का आविष्कार किया था। आपको कमेंट में बताना कि रडार का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, रडार का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग जड़ से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, फूल की कली है और फूल है। तो लौंग जो आपका है, लौंग क्या है? यह फूल की कली है। लौंग क्या है? यह फूल की कली है। ठीक है, लौंग फूल की कली। आपको कमेंट में बताना है कि इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक हमारे देश में कौन सा है? बड़ी इलायची का और छोटी इलायची का, दोनों का बताना। ठीक है, मसालों की रानी क्या होता है, यह भी आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कुछ आपको बात बता दें। ठीक है, फल फूल की बात आया है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे आपसे पूछेंगे कि सेब का खाने वाला भाग क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो सेब का खाने वाला भाग क्या होता है? पुष्पासन। सेब का खाने वाला भाग क्या होता है? पुष्पासन होता है। आम का खाने वाला भाग क्या होता है? मध्य फल बीती होता है। ठीक है, अंगूर का क्या होता है? बीजांड। जबकि नारियल का खाने वाला भाग क्या होता है? भ्रूणपोष। लीची खाने वाला भाग क्या होता है? एरील। केला खाने वाला भाग क्या होता है? मध्य एवं अंतःफल भीति। कटहल का खाने वाला भाग क्या होता है? परिदलपुंज एवं बीज। ठीक है, ये सब आप खाते हैं। अच्छी तरह से वीडियो सुन के रोक रोक के आप अच्छी तरह से याद कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बोलता है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से जैसे आप घर में केला तोड़ के लाते हैं, उसको क्या कार्बेट देते हैं। ठीक है, तो वैसे उससे कौन सा गैस निकलता है जो ये पक जाता है? ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन, ऑप्शन सी है इथेन, ऑप्शन डी है मीथेन। तो जो आप घर में कार्बेट देते हैं, आम में भी कार्बेट दिया जाता है, केला में दिया जाता है, उससे निकलता है एसिटिलीन गैस से। कृत्रिम रूप से जो फल पका तो उसको कहते हैं एसिटिलीन गैस। जबकि यहीं पर जो फल क्या करता है, पौधे में ही पक जाता है, तो वह एथिलीन की वजह से पकता है। किसकी वजह से पकता है? एथिलीन। ठीक है, यह क्या होता है? एक हार्मोन होता है। ठीक है, जो कि पौधा वाला हार्मोन है, वो गैसियस रूप में होता है। यह एक ही हार्मोन है जो गैसियस रूप में होता है। ठीक है, तो ये एथिलीन होता है, जबकि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? एसिटिलीन। ठीक है, आपको कमेंट में एथिलीन और एसिटिलीन का क्या करना है, सूत्र क्या होता है वो लिख के दिखाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है यह क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? पोलियो वायरस, एड्स प्रतिरक्षा, ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। आपका आंसर क्या हुआ? एड्स। ठीक है, पोलियो किससे बीमारी होता है? पोलियो एक वायरस से होने वाला बीमारी है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैंसर के थेरेपी को क्या कहते हैं? कैंसर का जो इलाज होता है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह देखिए, अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि है तो कैसा कठिनाई होगा? दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर एवं पास दोनों की वस्तु स्पष्ट देखने में, समान दूरी पर स्थित दो परस्पर लंबवत रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने। तो जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि होता है ना दोष, इसका मतलब उसको दूर का साफ साफ दिखता है। ठीक है, और नज़दीक का देखने में कठिनाई होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर पास का देखने में कठिनाई होगा। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर है। ठीक है, अब कि जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा इसको ठीक कैसे करते हैं? तो कौन सा लेंस लगा कर इसको
उत्तल लेंस लगा के ठीक करते हैं। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा उसको हम क्या करते हैं, अवतल लेंस लगा के ठीक करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में पाए जाने वाले कैसीन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या होते हैं। ठीक है, तो गाय के दूध में जो कैसीन होता है, ऑप्शन ए है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ऑप्शन डी है प्रोटीन और वसा। तो देखिए यह जो कैसीन है, ठीक है, गाय के दूध में जो कैसीन होता है, ठीक है, यह होता है एक प्रोटीन, जबकि लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज क्या होता है, यह होता है एक कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आपसे पूछेंगे गाय के दूध का रंग उजला होता है किसके कारण, यह होता है कैसीन के कारण। किस कारण होता है, कैसीन के कारण गाय के दूध का रंग उजला होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन की बात आया तो प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, प्रोटीन शब्द दिया था बर्जीलियस ने। किसने दिया था, बर्जीलियस। मानव शरीर का पूरा का भाग का लगभग 15% किसका बनता है, प्रोटीन का बनता है। किसका बनता है, प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, सी का और एच का, CHO का बना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसका बनता है, CHO। इसका जो रेशियो होता है 1:1 का रेशियो होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:1 का रेशियो होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। जैसे आपने सुना होगा कि क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, यह पॉलीसेक्राइड होता है। जबकि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है। ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु अक्रिय इनर्ट हो जाते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 32। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व क्या होता है, अक्रिय तत्व क्या होता है, 18वें ग्रुप में होता है। ठीक है, हीना आके जाना रहे, यानी कि अक्रिय तत्व जो कि 18वें ग्रुप में जो होता है, ठीक है, अक्रिय गैस, उसकी संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है, तो उसका जब भी बाह्यतम ग्रुप कक्षा में देखिएगा, हीलियम को छोड़ के, हीलियम को बेचारा को 2 है तो बाह्यतम कक्षा में 2 रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो भी होता है अक्रिय गैस तो जो भी अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, 8। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो अक्रिय गैस क्या होता है, वायुमंडल में रेडोन। रेडोन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यह जब ज्वालामुखी होता है तो उस समय गैस निकलता है रेडोन। ठीक है, जब हम ढकार करते हैं तब क्या निकलता है, रेडोन। बंद कमरा होता है बहुत दिन से जिसमें कोई नहीं गया, वहाँ भी रेडोन गैस होता है। ठीक है, कुआं होता है, कुआं के अंदर कभी कोई नहीं जाता, वहाँ पर रेडोन गैस होता है। ठीक है, बात समझ गए हैं। तो रेडोन गैस वायुमंडल मुक्त नहीं होता है। ठीक है, बात समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा, बोलता है द्रवों में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो द्रव में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक देखिए क्या है, जल, पारा, ईथर, अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होता है वह आपका क्या होता है, पारा। क्योंकि पारा क्या है, द्रव अवस्था में लेकिन एक धातु है। पारा क्या है, धातु है। ठीक है, तो ऊष्मा का इसमें से सबसे अच्छा चालक क्या है, पारा है। ठीक है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन आएगा ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो जूल। आप याद कर लीजिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। ये तीनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ऊष्मा का जो संचरण होता है, ठीक है, यह 3 विधि से होता है, चालन विधि से, संवहन विधि से और विकिरण विधि से। चालन विधि से क्या होता है, जैसे कोई ये लोहा है, ठीक है, ये लोहा में क्या करें, यहाँ पर आप हीट दीजिएगा, एक सिरे पे आप हीट दीजिएगा तो गर्म होकर दूसरा सिरा गर्म होता है, इसको बोलते हैं चालन विधि। यानी कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किससे होता है, चालन विधि से होता है। जबकि गैस और द्रव में होता है संवहन विधि से। याद कर लीजिए, गैस और द्रव में क्या होता है, संवहन विधि से होता है। ठीक है, सूर्य से जब आपके पास ऊष्मा आती है, हीट आती है, तो उसमें कैसा होता है, विकिरण विधि से। कैसा होता है,
विकिरण विधि से होता है। ठीक है, अब आपको एक गुण बताएं, पारा किसी मेटल के साथ जब मिलता है, किसी धातु के साथ पारा मिलता है, यह क्या बनाता है? अमलगम। लेकिन कुछ ऐसे धातु जिसके साथ ये अमलगम नहीं बनाता, जैसे लोहा, लोहा के साथ यह अमलगम नहीं बनाता, इसलिए पारा को लोहा के बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फास्फोरस की प्रचुर होते हैं? ठीक है, फास्फोरस इसमें किस में होगा? देखिए, कार्बोहाइड्रेट में फास्फोरस है? नहीं। वसा में फास्फोरस है? नहीं। न्यूक्लिक अम्ल है? हाँ, न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस है, जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं है। तो क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, बात समझ गए? आपका आंसर क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? अनुवांशिक गुणों का वहन करता है। न्यूक्लिक अम्ल किसका होता है? अनुवांशिक गुणों का वहन करता है। जबकि आपके बॉडी का मरम्मत का कार्य नहीं, बॉडी के मरम्मत का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, बॉडी के मरम्मत का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। आपके शरीर में ऊर्जा सबसे ज़्यादा कौन देता है? आपके शरीर में ऊर्जा सबसे ज़्यादा क्या देता है? क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट तुरंत देता है। ठीक है, तुरंत एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट 50 से 70% ऊर्जा की पूर्ति करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया लाइक करके जाइए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय। आप स्वस्थ रहे, धन्यवाद।